हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी जीआरसी के अंतर्गत भूगोल का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। फ्रेंड्स, जिन लोगों का भूगोल सब्जेक्ट होगा यानी कि जियोग्राफी, वो इस वीडियो को देख सकते हैं फ्रेंड्स। और जो लोग टीजीटी दे रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट होगा जियोग्राफी और इसके साथ कोई अन्य सब्जेक्ट होगा, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी अन्य एग्ज़ामों की दृष्टि से भी यह आपका प्रैक्टिस सेट होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स, कुछ लोगों का क्या था कि रिक्वेस्ट आई थी कमेंट के माध्यम से कि मैं भूगोल का भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराऊं। मैं पहले उपलब्ध करा रहा था, लेकिन लोग देख नहीं रहे थे, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, इसलिए मैंने रोक दिया था। लगभग हमने 19 प्रैक्टिस सेट हल कर लिए थे भूगोल के। फ्रेंड्स, 19 के बाद आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर इसका 20 हल करेंगे, जिसमें हम लोगों ने जलमंडल या समुद्र विज्ञान का पार्ट 1 देखा था। लगभग उसमें हमने पार्ट 1 में 1 से लगभग 40 प्रश्नों को देख लिया था। उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे, तो वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। देखिएगा कि आपको ये जो नए नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी जीआरसी या किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें भूगोल के प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 भूगोल का। तो फ्रेंड्स, टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है हम लोगों का जलमंडल या समुद्र विज्ञान, ठीक है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। तो फ्रेंड्स, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को देख लिया था, यानी कि लगभग 40 प्रश्नों को। उसके आगे के प्रश्नों को आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग प्रश्न नंबर 41 से हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि महासागरों में लवणता होती है, ठीक है। महासागरों में कितनी प्रतिशत लवणता पाई जाती है? ए आपका कह रहा है कि 30%, बी कह रहा है कि 35%, सी कह रहा है कि 45% और डी कह रहा है 25%। तो फ्रेंड्स, महासागरों में जो लवणता पाई जाती है आपकी 35% पाई जाती है, ठीक है, 35% पाई जाती है। यानी ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 35%। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि सागरी जल में सोडियम क्लोराइड लवण का प्रतिशत है, कितना है? ए है आपका 75 से 78%, बी है आपका 70 से 75%, और सी है आपका 75 से 80%, तथा डी दिया है आपका 50 से 60%। तो फ्रेंड्स, सागरी जल में जो सोडियम क्लोराइड की लवणता, यानी जो सोडियम क्लोराइड का जो प्रतिशत होता है, उसमें कितना होता है? तो फ्रेंड्स, आपका 75 से 78% होता है। कितना? 75 से 78% तक होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए, सागरों में जो लवणता पाई जाती है, सबसे ज़्यादा मात्रा इसी सोडियम क्लोराइड की भी होती है। कितना? किसकी? सोडियम क्लोराइड की। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि सागरी जल की लवणता को प्रभावित करने में कौन सा तत्व सक्रिय नहीं है? ए है आपका नदी के जल की मात्रा, बी है नदी के जल की प्रवाह गति, सी है वाष्पीकरण, तथा डी दिया है धाराएं। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, नदी के जल की प्रवाह गति, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 43 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 देखिए क्या कह रहा है। सागरी जल की लवणता किस अक्षांश में सबसे अधिक है? अक्षांश की बात कर रहा है। तो ए आपका दिया है 0 से 10 डिग्री तक, बी दिया है आपका 20 डिग्री से 40 डिग्री तक, सी दिया है 50 डिग्री से 70 डिग्री, और डी दिया है 70 से 90 डिग्री। तो प्रश्न नंबर 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। कौन सा? ऑप्शन बी। देखिए, सागरी जल की जो लवणता होती है आपके अक्षांश में सबसे अधिक कहाँ पे पाई जाती है? 20 डिग्री से 40 डिग्री, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 देखिए कह रहा है, विश्व के कुछ सागरों की लवणता दी गई है, कौन सा युग्म गलत प्रतीत होता है? ए है आपका लाल सागर, ठीक है, लाल सागर का दिया है 37 से 41%, बी दिया है कैरेबियन सागर 20 से 35%, सी दिया है आपका अरब सागर 36%, और डी दिया है भूमध्य सागर 37 से 39%। तो फ्रेंड्स, हमारा देखिए ऑप्शन जो इसमें बी दिया है कैरिबियन सागर, ये गलत है। बाकी सब हमारे ए सी डी राइट आंसर हो जाएंगे। कैरिबियन सागर में जो लवणता पाई जाती है आपकी 20 से 35% नहीं पाई जाती है, बल्कि इसमें 35% से आपका 36% तक पाई जाती है। कितना? 35% से 36% पाई जाती है। तो हमारा बी सही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 देखिए क्या कह रहा है, विश्व की झील की लवणता सबसे ज़्यादा है, यानी किस विश्व की ऐसे कौन सी झील है जिसमें लवणता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसी तरह के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये नहीं कि कौन सा ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, ये तो नॉर्मल से प्रश्न है, ये तो आपको एकदम एकदम कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए। इस तरह के प्रश्नों पे आपको एकदम ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए, बल्कि ऐसे प्रश्नों को आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 46 का देखिए ऑप्शन आपके पास है, ए सुपीरियर झील, बी ग्रेट साल्ट लेक, सी वान झील और डी दिया है वाल्कस झील। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रश्न नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो वान झील है इसमें सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है, ठीक है। किसमें? वान झील में। ये कहाँ पे है? टर्की में है फ्रेंड्स। कहाँ पे है? आपके ये टर्की में है, ठीक है। टर्की में ये जो वान झील है इसमें सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 46 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 देखिए क्या कह रहा है, विश्व में किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए है आपका लाल सागर, बी है काला सागर, सी है आपका अरब सागर और डी दिया है मृत सागर। तो फ्रेंड्स, जो हमारा मृत सागर है इसमें सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। क्यों? कौन से सागर में? मृत सागर में। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 47 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 देखिए क्या कह रहा है, महासागरों एवं सागरों में लवणता को मानचित्र पर दिखाने वाली रेखाओं को कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए रेखाओं से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इससे ये मिलाने वाली रेखा कौन सी रेखा कहलाती है। तो देखिए ऑप्शन दिया है प्रश्न नंबर 48 का आइसोथर्म, बी दिया है आपका आइसोसेलाइन और सी दिया है आइसोहेलाइन और डी दिया है आइसोपेथ। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी होगा। कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा आइसोहेलाइन, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि सागरों व महासागरों में गहराई पर जाने पर लवणता क्या होती है? बढ़ती है या घटती है, या सी दिया है न बढ़ती है और न घटती है और डी दिया है कहीं बढ़ती है और कहीं घटती है। तो फ्रेंड्स, महासागरों व सागरों में जब गहराई, अधिक गहराई पर आप जाते हैं तो वहाँ की जो लवणता होती है कहीं कहीं पे आपको अधिक मिलेगी, कहीं कहीं पे कम मिलेगी। तो यानी ऑप्शन जो डी दिया है हमारा, कहीं पे बढ़ती है कहीं पे घटती है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि निम्नलिखित सागरों में से किसकी लवणता सबसे कम है, ठीक है। ऐसा कौन सा सागर है जिसमें सबसे कम लवणता पाई जाती है? ऑप्शन है आपके पास भूमध्य सागर, कैरेबियन सागर, श्वेत सागर और दिया है काला सागर, ठीक है। कौन सा? काला सागर। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा काला सागर। काला सागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है। कितनी कम, कितनी है इसकी लवणता? तो इसके 10 से लगभग आपकी 20% है। कितना? 10 से 20% पाई जाती है किसमें? काला सागर में, और सबसे कम। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है, उस गति का नाम बताइए जिसके कारण समुद्री जल नीचे गिरता है और ऊपर उठता है। ए ज्वार भाटा, बी तरंग, सी धारा और डी दिया है सागरीय ज्वालामुखी। प्रश्न नंबर 51। तो सभी लोगों को पता है कि वह जो गति होती है वो हमारी कौन सी गति होती है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा ज्वार भाटा, ठीक है। किसके कारण होता है? ज्वार भाटा के कारण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 51 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है, ज्वार भाटा का मुख्य कारण है क्या? पृथ्वी की दैनिक गति, पृथ्वी की परिक्रमण गति, या पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, या डी कह रहा है कि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। तो प्रश्न नंबर 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, ठीक है। ज्वार भाटा का मुख्य कारण हमारा क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है? ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 53 देखिए, डी नंबर का डी ऑप्शन नहीं था तो इसमें मैंने पेन से लिख दिया है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि ज्वार भाटा से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? देखिए फ्रेंड्स, मैं हो सकता है थोड़ा सा स्लो बोला हूँ, लेकिन आप प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में हल करने का कोशिश करिएगा, ठीक है।
तो प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन है आपके पास ए, सागरी जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने, जिसे हम लोग तट की ओर कहेंगे, को ज्वार कहते हैं। बी कह रहा है कि सागरी जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। सी है आपका ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होता है। या डी है आपका प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को ज्वार होता है। तो फ्रेंड्स आपको असत्य कथन बताना था, तो हमारा ऑप्शन जो इसमें डी दिया है यही राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 53 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। यह गलत है हमारा। ठीक है, प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष के सप्तमी और अष्टमी को ज्वार उत्पन्न होता है, ये हमारा गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54, प्रश्न नंबर 54 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि पूरे दिन में यानी कि 24 घंटे में ज्वार आता है कितनी बार। ए दिया है 1 बार, बी दिया है 2 बार, सी दिया है 3 बार तथा डी दिया है आपका 4 बार। तो पूरे दिन यानी 24 घंटे में आपका जो ज्वार आता है वह 2 बार आता है। कितना? 2 बार, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 55 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि एक बार के बाद दूसरी बार ज्वार आता है। ठीक है, एक बार ज्वार आ गया, फिर इसके बाद जो दूसरी बार ज्वार आता है तो कितना समय लगता है। ए है आपका 12 घंटे बाद, बी दिया है आपका 12 घंटे 26 मिनट बाद, सी दिया है 12 घंटे 52 मिनट बाद और डी दिया है 12 घंटे 45 मिनट बाद। तो प्रश्न नंबर 55 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, जो एक बार के बाद दूसरी बार ज्वार आता है उसके जो समय लगता है वो 12 घंटा 26 मिनट लगभग। ठीक है, 12 घंटा 26 मिनट, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 55 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि प्रत्येक ज्वार के बाद भाटा आने में समय लगता है कितना। 6 घंटा दिया है, बी दिया है आपका 6 घंटा 13 मिनट, सी दिया है 6 घंटा 26 मिनट और डी दिया है 6 घंटा 52 मिनट। तो प्रश्न नंबर 56 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा, प्रत्येक ज्वार के बाद जब प्रत्येक ज्वार के बाद जब भाटा आता है तो जो समय लगता है भाटा आने में ज्वार के बाद, वो उसमें लगता है आपका 6 घंटा लगभग 13 मिनट। ठीक है, कितना? 6 घंटा लगभग 13 मिनट, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि दीर्घ ज्वार किस दिन आता है। दीर्घ मतलब बड़ा ज्वार। तो ऑप्शन आपके पास पूर्णिमा के दिन, बी दिया अमावस्या के दिन और सी दिया अष्टमी के दिन और डी दिया है पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन। तो फ्रेंड्स जो दीर्घ ज्वार होता है वह आपका पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन आता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जब क्या होता है, पृथ्वी चंद्रमा सूर्य एक सीध में हो जाते हैं तो क्या होता है कि पृथ्वी पर दीर्घ ज्वार आता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और वह स्थिति कौन सी होती है? पूर्णिमा और अमावस्या की। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 देखिए क्या कह रहा है। 58 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दीर्घ ज्वार आने के लिए कौन सी स्थिति उपयुक्त नहीं है। यानी कि जो दीर्घ ज्वार आता है इन चारों में से कौन सी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी 3 होती है। ए है आपका सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पर होते हैं। बी कह रहा है कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी युति स्थिति में होते हैं। सी कह रहा है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी वियुति स्थिति में होते हैं और डी कह रहा है कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी सीधी रेखा में होते हैं। तो प्रश्न नंबर 58 का क्या राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? तो राइट आंसर देखिए नहीं की बात कर रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इसमें से 3 ऑप्शन सही है, एक गलत हो तो उसी को आपको चूज करना है। तो हमारा देखिए ऑप्शन ए जो कह रहा है कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पर होते हैं, ये हमारा गलत है, यानी कि यही राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 देखिए कह रहा है कि लघु ज्वार के समय सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है किस प्रकार की। ए कह रहा है कि समकोणी, बी कह रहा है युति और सी कह रहा है वियुति और डी कह रहा है युति वियुति। तो प्रश्न नंबर 59 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। लघु ज्वार के समय, देखिए लघु ज्वार की बात हो रही है तो हमारा सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की जो स्थिति होती है समकोणी होती है। ठीक है, कौन सी? समकोणी होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, समकोणी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि लघु ज्वार आता है किस दिन। ए पूर्णिमा के दिन, बी अमावस्या के दिन, सी पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन और डी दिया है आपका शुक्ल और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के दिन। तो प्रश्न नंबर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी होगा। लघु ज्वार कब आता है? आपका शुक्ल और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के दिन।
और दीर्घ ज्वार कब आता है फ्रेंड्स? तो दीर्घ ज्वार आपका पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। दीर्घ ज्वार आपका पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, और लघु ज्वार आपका आता है शुक्ल पक्ष, ठीक है, शुक्ल और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के दिन, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 60 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि ज्वार भाटा से संबंधित कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको बताना है। ए, दैनिक ज्वार प्रतिदिन 52 मिनट देर से आता है। बी, अर्ध दैनिक ज्वार 12 घंटे 27 मिनट बाद आता है। सी, दीर्घ ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा को आता है। डी, लघु ज्वार कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को आता है। तो प्रश्न नंबर 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन, देखिए कौन सा गलत होगा, तो डी, ठीक है, लघु ज्वार कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के दिन आता है, ये क्या हमारा गलत है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 61 का, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है कि ज्वार भाटे की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना सबसे पहले किस वैज्ञानिक की देन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो मुझे लगता है कि सब लोग जानते भी होंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है, ठीक है। तो ए आपके पास हैरिस, बी दिया है न्यूटन, सी दिया है विलियम हावेल और डी दिया है प्रेट। तो फ्रेंड्स, ज्वार भाटे की उत्पत्ति से संबंधित सबसे पहले जो परिकल्पना दी थी वो आपकी न्यूटन ने दी थी। कौन से? न्यूटन ने, ठीक है। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का जो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम बताया था, उसी के आधार पे इन्होंने ज्वार भाटे की उत्पत्ति से संबंधित अपनी परिकल्पना दी थी सबसे पहले। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि सागरी जल को एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? ए, लहर, बी दिया है तरंग, सी दिया है ज्वार और डी दिया है धारा। तो सभी लोगों को पता है कि सागरी जल को एक निश्चित दिशा में यदि प्रभावित होने की जो गति होती है, यानी कि धारा, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, धारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 देखिए क्या कह रहा है। 64 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जलधारा की उत्पत्ति में सहायक कारकों में आप किसे नहीं मानते हैं? ए, पृथ्वी की परिभ्रमण गति, बी, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सी, पृथ्वी की आंतरिक हलचल और डी दिया है आपका सागरी जल में तापमान की भिन्नता। तो फ्रेंड्स, जलधारा की उत्पत्ति में जो सहायक कारक होते हैं, आपके पृथ्वी की परिभ्रमण गति होती है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण गति भी शक्ति होती है, और सागरी जल में जब तापमान की भिन्नता होती है तो ये भी होते हैं। लेकिन आपका जो पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचल होता है, ये सहायक कारक नहीं आते हैं, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर में नहीं बनती है? देखिए फ्रेंड्स, लाइव हम लोग टेस्ट नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कुछ मेरे चैनल पे अभी कुछ जो इसके कह सकते हैं कि क्राइटेरिया है, अभी हमने पूरा नहीं किया है चैनल पे, इसलिए हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। लाइव मतलब कहने का मतलब है कि सब्सक्राइबर इतने नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग थोड़ा हमारे वीडियो को शेयर करिए कि सब्सक्राइबर बढ़ें, ताकि हम लोग लाइव प्रैक्टिस सेट भी हल कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रश्न नंबर 65 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कौन सी जलधारा जो है कि अटलांटिक महासागर में नहीं बहती? ए है आपका गल्फ, और बी दिया है आपका फाकलैंड की धारा, सी है गयाना की धारा और डी दिया है हमबोल्ट की धारा। सॉरी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अटलांटिक महासागर में आपकी हमबोल्ट की धारा नहीं बहती है। ये कहाँ पे बहती है? आपके प्रशांत महासागर में बहती है। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हमबोल्ट की धारा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 देखिए क्या कह रहा है कि ज्वार भाटा से संबंधित परिकल्पनाओं व उनके प्रतिपादकों में गलत जोड़ा बताएं। ठीक है, आपको गलत जोड़ा बताना है, ठीक है। ज्वार भाटा संबंधित कुछ परिकल्पनाएं दी हैं, उनसे संबंधित जो सिद्धांत हैं, ठीक है, और किसने दिया है? तो भूगोलवेत्ता का नाम है इसके बाद, तो आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास ए दिया है संतुलन सिद्धांत सर न्यूटन, बी दिया है आपका प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम हॉवेल्स, और सी दिया है आपका नहर सिद्धांत डेविस, और डी दिया है स्थैतिक तरंग सिद्धांत हैरिस। मुझे लगता है कि सभी लोग आंसर इसका समझ चुके होंगे। जिन लोगों ने डेविस का अपवर्तन सिद्धांत पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा। तो ये डेविस का क्या है? अपवर्तन सिद्धांत है, न कि नहर सिद्धांत। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रश्न नंबर 66 का।
देखिए फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि प्रश्न लंबे लंबे हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि निम्नलिखित धाराओं में से गर्म धारा है। बहुत अच्छा प्रश्न। कौन सी गर्म धारा है? लैब्राडोर, बी दिया है आपका फॉकलैंड, सी दिया है क्यूराइल और डी दिया है फ्लोरिडा। तो प्रश्न नंबर 67 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा कौन सा हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा। ठीक है, फ्लोरिडा जो जलधारा ही है, यह क्या है? हमारी गर्म जलधारा है। कौन सी? फ्लोरिडा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित धाराओं में से ठंडी धारा है। ठीक है, ठंडी धारा कौन सी है? ए दिया है ब्राजील की धारा, सी बी दिया है वेंगुला की धारा, सी दिया है गल्फ स्ट्रीम और डी दिया है क्यूरोसियो। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 68 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। वेंगुला की जो धारा है ये क्या है? एक ठंडी धारा है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा प्रश्न नंबर 68 का। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 देखिए कह रहा है कि न्यू फाउंडलैंड के तट पर निम्नलिखित में से कौन सी दो धाराओं के मिलने पर घना कोहरा पड़ता है? देखिए फ्रेंड्स, आप लोग बोर मत होइएगा, प्रश्न आपको इसी तरह से लंबे लंबे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये कोई आपका इंटर लेवल का कोई आप परीक्षा नहीं दे रहे हैं, आप ग्रेजुएट लेवल का पेपर दे रहे हैं। तो आप लोगों को इस तरह के लंबे लंबे प्रश्नों को करने की आदत प्रैक्टिस होनी चाहिए कम से कम समय में। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 69 का जो ऑप्शन है आपका, ए ब्राजील की धारा व फाकलैंड की धारा, बी गल्फ स्ट्रीम की धारा व लेब्राडोर की धारा, सी दिया है गल्फ स्ट्रीम की धारा व फ्लोरिडा की धारा और डी दिया है गल्फ स्ट्रीम की धारा व कनारी की धारा। तो प्रश्न नंबर 69 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम की धारा व लेब्राडोर की धारा। कौन सा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 देखिए क्या कह रहा है। इनमें से कौन सी धारा आगे चलकर प्रशांत महासागरीय धारा प्रवाह कहलाती है? बहुत अच्छा प्रश्न। ए क्यूराइल की धारा, बी क्यूरो सीओ की धारा, सी ओयासियो की धारा और डी दिया है कैलिफोर्निया की धारा। तो प्रश्न नंबर 71 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, हमारा जो क्यूरोसियो की धारा है ये आगे चल के कौन सी धारा बन जाती है? प्रशांत महासागरीय धारा कहलाती है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 देखिए क्या कह रहा है। कुछ समुद्री धाराएं दूसरे उपनामों से पुकारी जाती हैं, ऐसी कुछ धाराओं और उनके उपनामों में गलत जोड़ा बताएं। ठीक है, आपको गलत जोड़ा बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास पीरू की धारा, हम्बोल्ट की धारा दिया है, बी दिया है आपको क्यूराइल की धारा, ओयासियो की धारा और सी दिया है गल्फ स्ट्रीम खाड़ी की धारा तथा डी दिया है ब्राजील की धारा सारगैसो की धारा। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्राजील की धारा सारगैसो की धारा। ठीक है, ये हमारा गलत जोड़ा है। कौन सा? ऑप्शन डी, तो यही राइट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 73। 73 नंबर का प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, अंगलुआस नहीं सॉरी फ्रेंड्स, अंगलुहास की धारा बहती है। थोड़ा सा अटपटा नाम है। अंगलुहास की धारा बहती है कहाँ पे? ए है आपका ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, बी दिया है दक्षिण पूर्व अफ्रीका के तट के सहारे और सी दिया है जापान के पूर्वी तट के सहारे एवं डी दिया है आपका दक्षिण पूर्वी अमेरिकी तट के सहारे। तो प्रश्न नंबर 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो अंगलुहास की धारा बहती है वे दक्षिण पूर्व अफ्रीका के तट के सहारे बहती है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 देखिए कह रहा है कि उत्तरी अंध महासागर की धाराओं में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? एक कोई जलधारा जो है कि आपके उत्तरी अंध महासागर में नहीं होती है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा वो है। ए आपका दिया है इरमिंगर की धारा, बी दिया है ग्रीनलैंड की धारा, सी दिया है वेंगुला की धारा और डी दिया है रेनेल की धारा। तो प्रश्न नंबर 74 का जो राइट आंसर होगा, जो हमारा वेंगुला की धारा है यह हमारे उत्तरी अंध महासागर की धारा में नहीं शामिल होती है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 देखिए कह रहा है, महासागरों से मानव को निम्नलिखित लाभों में से क्या नहीं प्राप्त होता है? ए मछलियों का भंडार, बी खनिजों का भंडार, सी तापमान का संतुलन, सी सौर ऊर्जा का भंडार। तो ये तो बहुत
आसान से गेस कर सकते हैं कि महासागरों से मानव को निम्न से क्या नहीं मिलता है। और मछलियाँ भी मिलती है फ्रेंड्स, खनिज भी मिलते हैं, तापमान का संतुलन भी घटता बढ़ता है, लेकिन सौर ऊर्जा उससे नहीं मिलती है। ये तो सूर्य से मिलता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा का भंडार। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 कर रहा है अल नीनो। ठीक है, अल नीनो एक धारा है, किस प्रकार की, गर्म धारा है या ठंडा धारा है या दोनों प्रकार की या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अल नीनो जो धारा है यह एक प्रकार की आपकी गर्म जलधारा है। ठीक है, कौन सी, गर्म जलधारा है, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 77 कह रहा है कि अल नीनो बहती है, बहुत अच्छा प्रश्न, जो अल नीनो गर्म धारा है यह कहाँ पे बहती है। ए दिया है ब्राजील तट के सहारे, बी दिया है पेरू तट के सहारे, सी दिया है आपका वेनेजुएला तट के सहारे, डी दिया है उपयुक्त सभी गलत हैं। तो प्रश्न नंबर 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो अल नीनो बहती है आपकी पेरू तट के सहारे बहती है, कहाँ, पेरू तट के, यानी कि आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 देखिए क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए जो टेलीग्राम से जुड़े होंगे दोस्त, और वे उन लोगों के लिए मैंने कुछ प्रश्न ऐसे आप लोगों को उसमें दिया है, मैंने फॉरवर्ड किया है, उसको एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न वो भी हैं। ठीक है, उसे ज़रूर से आप लोग पढ़ लीजिएगा, जियोग्राफी के प्रश्न हैं। तो प्रश्न नंबर 79 कह रहा है कि अल नीनो का जन्म होता है, कब होता है। ठीक है, यानी अल नीनो जो धारा बहती है कब बहती है। तो ऑप्शन आपके पास दिया है ग्रीष्म काल में, बी दिया है वर्षा ऋतु में, सी दिया है शीतकाल में, और डी दिया है पूरे साल में। तो फ्रेंड्स जो अल नीनो धारा का जन्म होता है, यानी कि स्टार्ट होती है आपके शीतकाल में होती है। ठीक है, गर्म तो होती है लेकिन वो शीतकाल में आती बहती है, तो इसे आप लोग ग्रीष्म काल में मत जाइएगा कि गर्म होने का अर्थ। ठीक है, ये शीतकाल में होती है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 79 का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अल नीनो का मुख्य असर होता है। ठीक है, अल नीनो जब धारा बहती है उसका असर सबसे ज़्यादा क्या होता है। ए दिया है कि तापमान बढ़ता है, बी दिया है मछलियाँ मर जाती हैं, और सी दिया है अत्यधिक वर्षा होती है, या डी दिया है जीवन असामान्य हो जाता है। फिर जब अल नीनो जो धारा बहती है तो उस समय क्या होता है कि जो समुद्र की मछलियाँ होती हैं महासागर की, वो क्या होती हैं, वे मरने लगती हैं। तो ये मुख्य असर होता है अल नीनो का। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मछलियाँ मर जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। हाँ, अब देखिए 81 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ला नीनो। ठीक है, अब तक तो हम अल नीनो को पढ़े हैं, अब देखते हैं ला नीनो एक धारा है। ठीक है, ये किस प्रकार की धारा है। ए आपका मिश्रित जल की, बी दिया है गर्म जल की, और सी दिया है ठंडे जल की, और डी दिया है उपयुक्त सभी गलत है। तो प्रश्न नंबर 81 का जो राइट आंसर होगा, अल नीनो जो सॉरी फ्रेंड, ला नीनो जो है ये एक प्रकार की ठंडे जल की जलधारा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठंडे जल की। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 देखिए कह रहा है ला नीनो का प्रभाव होता है। ठीक है, कैसा। ए दिया है अत्यधिक गर्मी पड़ती है, बी दिया है अत्यधिक वर्षा होती है, सी दिया मौसम सामान्य रहता है, और डी दिया अत्यधिक ठंड पड़ती है। तो प्रश्न नंबर 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा, लानिनो धारा जब बहती है तो अत्यधिक क्या होता है, गर्मी पड़ती है। क्या होता है, गर्मी पड़ती है। तो हमारा देखिए क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 83 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से ला नीनो के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ला नीनो के बारे में कौन सा गलत कथन है। ए दिया है आपका प्रशांत तट के कुछ हिस्सों में वर्षा सामान्य से अधिक हुई, बी दिया है पेरू में तापमान बढ़ गया, सी दिया है भारत और बांग्लादेश में अधिक वर्षा हुई, या डी दिया है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी कोरिया में असामान्य वर्षा हुई। प्रश्न नंबर 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पेरू में तापमान बढ़ गई, ये हमारा गलत है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 84 नंबर का प्रश्न कह रहा है ला नीनो के कारण पृथ्वी की गति कम हुई है। ठीक है, कितना। ए दिया है आपका 700 माइक्रोसेकंड, बी दिया है 600 माइक्रोसेकंड, सी दिया है 800 माइक्रोसेकंड, और डी दिया है आपका 200 माइक्रोसेकंड। तो प्रश्न नंबर 84 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अल नीनो के कारण जो पृथ्वी की गति हुई है वह 800 माइक्रोसेकंड क्या हुई है, कम हुई है, यानी कि ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 85, और ये आखिरी प्रश्न होगा इस प्रैक्टिस सेट का। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 85 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से लानिनो के विषय में,
ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 85 का निम्नलिखित में से लानिनो के विषय में कौन सा अनुमान सही है? ए है आपका पृथ्वी की गति बहुत कम हो जाएगी। बी दिया है पृथ्वी अपने वातावरण में ऊर्जा ग्रहण करेगी और पृथ्वी की गति बढ़ेगी। सी दिया है आपका पृथ्वी का वातावरण अत्यधिक शीतल हो जाएगा। एवं डी दिया है आपका पृथ्वी में जलवायु संबंधी परिवर्तन होंगे। तो प्रश्न नंबर 85 का जो देखिए हमारा राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा। लानिनो के विषय में यह क्या हमारा एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा? वह बी ऑप्शन सही है। पृथ्वी अपने वातावरण में ऊर्जा ग्रहण करेगी और पृथ्वी की गति क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने क्या देखा? प्रश्न नंबर 41 से प्रश्न नंबर 85 तक। ठीक है, जो कि काफ़ी आपके इम्पोर्टेंट है आपके समुद्र विज्ञान, ठीक है, जलवायु यानी समुद्र विज्ञान से ये थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, आप लोगों के लिए ये प्रश्न काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स जिन लोगों ने अभी तक नहीं लाइक किया है प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें। जो लोग नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स आखिर में मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। इसी प्रैक्टिस सेट में से वो प्रश्न होगा। आप लोगों के लिए प्रश्न ये है कि जो सागरों का क्या होता है, सागरों का जो लवणता होते हैं, सागरों में कितना प्रतिशत अधिकतम होता है? ठीक है, सागरों में जो लवणता पाई जाती है कितना प्रतिशत? ठीक है, कितना प्रतिशत लवणता पाई जाती है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वीडियो को रिपीट मत करिएगा। ठीक है, आप लोगों को पहले प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है, एक बार इसको आप देखिए कि आपका आंसर सही आता है कि नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए तब तक हम लोग वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।